Hello guys, welcome to my channel Zoologist AK and I am Aarti Kaushik again here with another topic that is translation and protein synthesis, and this is simplified version of this topic. And if you like to study in depth, then this video is not for you. Please prefer Watson. And if you want simplified version, then click on this video and watch it. जब हम ट्रांसलेशन अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब होता है कि हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारा एमआरएनए सिंथेसाइज होता है, एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी मॉडिफिकेशन होती है। पहले तो एमआरएनए क्या होगा, स्प्लाइसिंग होगी, उसमें जो भी हमारे नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उसको रिमूव कर दिया जाएगा स्प्लाइसिंग के थ्रू, फिर उसको मॉडिफाई करके और ट्रांसपोर्ट किया जाएगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, फिर राइबोसोम से वो अटैच होगा और हमारे क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, और हम कह सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो ट्रांसलेशन है वो यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, और ट्रांसलेशन को करने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें अमाइनो एसिड्स चाहिए। हमें पता है 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं प्रोटीन्स में। एमआरएनए चाहिए जो क्या करेंगे, कोड करेंगे इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, डीएनए से लेते हैं। ठीक है, तो ये कोडिंग फॉर्म में लेते हैं, कोडोन की फॉर्म में लेते हैं। कोडोन क्या होता है, हमारा 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में, जैसे ए हो गया, हमारा ACA हो गया, तो ये क्या है, हमारे कोडिंग इन्फॉर्मेशन है। तो 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड को 1 है जिसमें उसको मोनोसिस्टोनिक बोल देते हैं, एक से ज़्यादा है तो उसको पॉलीसिस्टोनिक बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो कोडोन्स एमआरएनए कोड करता है, किसके थ्रू रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, टीआरएनए के थ्रू। तो टीआरएनए क्या करता है, ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को क्या करता है, पिकअप करता है और कहाँ तक लेके जाता है, एमआरएनए की स्ट्रैंड तक लेके जाता है। फिर वहाँ पे कोडोन और एंटी कोडोन की बॉन्डिंग होती है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होती है। तो वही हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में। और यहाँ पे हमें एंजाइम चाहिए होता है अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, जो क्या करेगा, चार्जिंग करेगा। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे चार्जिंग करेगा या फिर हम बोले तो एक्टिवेशन करेगा अमाइनो एसिड की और अटैचमेंट करेगा उनके टीआरएनए से। तो ये जो टीआरएनए सिंथेटेज होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए। अब बात करते हैं हम एमआरएनए की। सबसे पहले जो हमारा एमआरएनए होता है ना, उसमें 2 रीजन होते हैं, एक तो होता है कोडिंग रीजन, एक होता है नॉन कोडिंग रीजन। ठीक है, जो नॉन कोडिंग होता है उसको बोलते हैं यूटीआर। यू मतलब अन, टी मतलब ट्रांसलेटेड, आर मतलब रीजन, तो अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, और जो कोडिंग रीजन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो इनिशिएशन कोडोन से, इनिशिएशन कोडोन क्या होता है हमारा, इनिशिएशन कोडोन AUG, वहाँ से स्टार्ट होगा और टर्मिनेशन कोडोन तक होगा। टर्मिनेशन कोडोन क्या होगा हमारा, स्टॉप कोडोन UAA। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यूकैरियोटिक एमआरएनए की, यूकैरियोटिक एमआरएनए का स्ट्रक्चर, उससे पहले हम बात करते हैं 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड की। 5 प्राइम एंड क्या डिनोट करता है, फॉस्फेट ग्रुप को। 3 प्राइम एंड किसको डिनोट करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। डीएनए में भी और आरएनए में भी बस सीक्वेंस का फर्क हो जाता है, और सीक्वेंस का भी क्या फर्क होता है, बस हमारा जो यूरेसिल होता है वो हमारा आरएनए में मिल जाता है, और जो हमारा थाइमिन होता है वो हमारा डीएनए में मिल जाता है। बस यही सीक्वेंस में डिफरेंस होता है, वरना तो हमारा जो डीएनए होता है वही क्या करता है, उसी के कोरस्पोंडिंग होते हैं अमाइनो एसिड सीक्वेंस और नाइट्रोजनियस बेस पेयर किसकी, आरएनए की। तो यहाँ पे जब मैं प्रोटीन एमआरएनए, यूकैरियोटिक एमआरएनए के स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, तो क्या स्ट्रक्चर होता है, 5 प्राइम एंड पे जी कैपिंग होती है, क्या होती है, मिथाइल 7 ग्वानिन वहाँ पे अटैच होता है, फिर हमारे क्या होंगे, फोस्फेट ग्रुप से अटैच होता है ग्वानिन। ठीक है, तो ये 5 प्राइम पे इसको बोलते हैं कैपिंग हो रखी है, और ये कब होती है, जब मॉडिफिकेशन करते हैं आरएनए की। और मॉडिफिकेशन कब होती है, सबसे पहले होती है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस जिसमें हमारा एमआरएनए बनेगा। फिर उसके बाद होती है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, जो हमारे नॉन कोडिंग सीक्वेंस उसको काट दिया जाता है। फिर उसके बाद होती है मॉडिफिकेशन, और ये जो मॉडिफिकेशन होती है इसमें 2 प्रोसेस आती हैं, एक तो 5 प्राइम कैपिंग और एक आती है हमारी 3 प्राइम पे टेलिंग करना, जिसमें हमारे अबाउट 200 एडेनिन ग्रुप ऐड हो जाते हैं 3 प्राइम एंड पे। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो वो क्या होगा, यहाँ पे ग्वानिन कैप अटैच होगी, फिर फोस्फेट ग्रुप होंगे, फिर होगा हमारा यहाँ पे नॉन कोडिंग रीजन, क्या होगा, नॉन कोडिंग रीजन होगा, फिर हमारा होगा इनिशिएशन कोडोन, फिर उसके बाद हमारे डिफरेंट टाइप्स के कोडिंग सीक्वेंस चलेंगे, कोडोन चलेंगे। कोडोन क्या होता है, 3 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर का बना हुआ जो सीक्वेंस होता है, जैसे यहाँ पे AUG 3 नाइट्रोजीनियस बेस का बन रहा है, तो इसको मैं एक कोडोन बोल रही हूँ। ठीक है, फिर आता है हमारा स्टॉप कोडोन UAG, जिसको मैं टर्मिनेशन कोडोन भी बोलती हूँ। इस कोडोन के बाद भी क्या आता है, नॉन कोडिंग रीजन आता है, और उसके बाद पॉली ए टेल आती है 3 प्राइम एंड पे। तो ये जो रीजन है ना यहाँ पे, इनिशिएशन कोडोन से पहले ये जो नॉन कोडिंग रीजन है, और हमारे टर्मिनेशन कोडोन के बाद और 3 प्राइम एंड से पहले जो हमारा ये नॉन कोडिंग रीजन है, इनको क्या बोलते हैं हम, UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। ये जो 5 प्राइम एंड के पास होता है इसको तो बोल देते हैं लीडर,
लीडर सीक्वेंस क्यों बोल देते हैं? क्योंकि ये लीड कर रहा है हमारे यहाँ पे इनिशिएशन कोडोन को, ठीक है। और ये हाँ, इसको हम बोल देते हैं क्या? ट्रेलर सीक्वेंस, क्योंकि ये टेल के पास है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? यूकैरियोट्स का। तो यूकैरियोटिक एमआरएनए में डिफरेंस किसका है? 5 प्राइम कैपिंग का एंड टेलिंग का डिफरेंस है, ठीक है। अब हम बात करें प्रोकैरियोटिक एमआरएनए की, तो हम क्या होता है जो एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि जो यूकैरियोट्स का एमआरएनए होता है वो क्या होता है? मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब है एक ही पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज कर सकता है, मतलब AUG जो स्टार्ट कोडोन है उससे UAA तक क्या फॉर्म होगी? ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होगी। अगर बहुत सारी चेन फॉर्म करनी है तो दोबारा स्टार्ट होगी ये प्रोसेस। इस UAA के बाद में फिर दोबारा से इनिशिएशन कोडोन आएगा, फिर UAA आएगा, फिर AUG आएगा, फिर UAA आएगा, तब हमारी चेन स्टार्ट होगी। तो ये लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाती है किसमें? यूकैरियोट्स के केस में। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोकैरियोटिक एमआरएनए की बात करूँ तो देखते हैं प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है? 5 प्राइम होता है, इस पर कैपिंग नहीं होगी, ग्वानिन प्रेजेंट नहीं होगा, फिर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होंगे, फिर इसमें भी अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट होगा 5 प्राइम एंड, फिर इसमें भी इनिशिएशन कोडोन होगा, फिर इसमें क्या होगा? स्टॉप कोडोन, फिर स्टॉप कोडोन के बाद फिर से इसमें इनिशिएशन कोडोन प्रेजेंट होगा, फिर स्टॉप कोडोन प्रेजेंट होगा, फिर उसके बाद अनट्रांसलेटेड रीजन आएगा जो 3 प्राइम एंड पे होगा, ठीक है ना। इसमें टेलिंग होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोटीन फर्स्ट बनेगा, यहाँ पे प्रोटीन सेकेंड बनेगा। तो ये क्या होता है? इसमें इसको बोलते हैं हम क्या? पॉलीसिस्ट्रोनिक, क्योंकि ये एक साथ बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो क्या डिस्टिंग्विश फीचर होता है प्रोकैरियोटिक एमआरएनए का? वो होता है कि इसमें शाइन डलगार्नो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, डलगार्नो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये शाइन डलगार्नो सीक्वेंस क्या है? ये मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। मल्टीपल क्यों बोला? क्योंकि ये पॉलीसिस्ट्रोनिक है। तो इसको पॉली जब सिस्ट्रोनिक है, इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। मल्टीपल चेन को सिंथेसाइज करने के लिए राइबोसोम, जो कि हमारी क्या होती है? प्रोटीन फैक्ट्री होती है, इसको बाइंड कर, ये भी कितने बाइंड होंगे? मल्टीपल बाइंड होंगे। तो ये मल्टीपल कहाँ पे बाइंड होंगे? साइन डलगार्नो सीक्वेंस पे जाके ये बाइंड होंगे। किसमें? प्रोकैरियोटिक एमआरएनए पे, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज होंगे प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में। तो क्या होता है जो प्रोकैरियोट में, जो मैं शाइन डलगार्नो सीक्वेंस की बात करें तो वो क्या होता है? यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे यूटी जो हमारा AUG है इनिशिएशन कोडोन, इससे 8 बेस पेयर अपस्ट्रीम में क्या प्रेजेंट होगा? एक सीक्वेंस प्रेजेंट होगा AGGU। इसको बोला जाता है शाइन डलगार्नो सीक्वेंस। ये साइट होती है जहाँ पे राइबोसोम आके बाइंड करेगा प्रोकैरियोट के एमआरएनए में। फिर हमारा आता है टीआरएनए क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये सबसे पहले जो इसका सीक्वेंस है टीआरएनए का सीक्वेंस, वो ईस्ट टीआरएनए का आइडेंटिफाई किया गया। तो ये एलानिन अमाइनो एसिड के लिए कोड करता था ये टीआरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे टीआरएनए का अगर स्ट्रक्चर देखें तो टीआरएनए में क्या होता है? एक तो हमारी होती है एक्सेप्टर आर्म, क्या होती है? एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं इसको। एक्सेप्टर क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगी अमाइनो एसिड को। इट मीन्स टू से कि यहाँ जो 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, यहाँ पे अमाइनो एसिड आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा आता है क्या? टी स्टेम और टी लूप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर ये वेरिएबल आर्म आ जाती है। वेरिएबल आर्म इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये वेरी करती है लेंथ में, इसमें जो सीक्वेंस है वो वेरी करता रहता है, नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर यहाँ पे वेरी करते रहते हैं। फिर ये आता है हमारा एंटीकोडोन लूप। ये जो एंटीकोडोन लूप होता है ये यहाँ 5 प्राइम से यहाँ 3 प्राइम एंड में रन करता है, और यहाँ पे जो भी सीक्वेंस होगा वो किसको? कोडोन को बाइंड करेगा, जो एमआरएनए पे जो कोडोन होगा उसको बाइंड करेगा यहाँ पे, ठीक है, बेस पेयरिंग को, होमोलोगस बेस पेयरिंग के थ्रू। और फिर यहाँ पे क्या आ गया? डी लूप आ गया हमारा, ये हमारा डी लूप। तो ये स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और इंक्लूड नहीं की, वो क्या होता है? हमारा राइबोसोम, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि 70S तो किस में मिलता है? प्रोकैरियोट्स में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, और 80S किस में मिलता है? यूकैरियोट्स में मिलता है। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूँ तो प्रोकैरियोट्स में जो 70S है ये किस में डिवाइड हो रखा होता है? 30S और 50S में, ठीक है। और जो 30S है इसकी भी क्या होती है? सब यूनिट बनी होती है। जैसे क्या होती है इसकी? 16S RRNA राइबोसोमल RNA सब यूनिट होती है। 50S की क्या होती है हमारी? 23S राइबोसोमल RNA और 5S राइबोसोमल RNA, ठीक है। यही होती है। इसमें क्या होते हैं? 21 राइबोसोमल प्रोटीन, और इसमें कितने होते हैं?
31 राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यूकैरियोटिक की राइबोसोम की, जो कि ATS होता है, ATS होता है, तो इसकी कितनी सब यूनिट बनी होती है हमारी? 2 सब यूनिट होती है, एक लार्ज और एक स्मॉल, 60S एंड 40S, ठीक है, यही होती है। तो जो 40S होती है वो उसका भी फर्दर डिवीजन होता है 80S राइबोसोमल सब यूनिट में। इसमें कितने होते हैं? 33 R प्रोटीन्स होते हैं। और जो 60S होती है इसमें क्या होता है? इसका भी फर्दर डिवीजन हो रखा होता है 28S राइबोसोमल RNA में, और किसमें? 5S राइबोसोमल RNA में, और किसमें? 5.8S राइबोसोमल RNA में, ठीक है। अब जब ये दोनों यूनिट जुड़ जाती हैं, स्मॉल और लार्ज, तो वो तभी हमारा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसकी भी अलग अलग साइट होती हैं इसमें। एक होती है हमारी E साइट, E, एक होती है हमारी P साइट, और एक होती है हमारी A साइट। अगर मैं यहाँ पे A साइट की बात करूँ तो इसको बोला जाता है अमाइनो असाइल tRNA बाइंडिंग साइट। मीन्स एक tRNA जो अमाइनो एसिड को अपने से बाइंड करे हुए है, वो आके यहाँ पे डॉकिंग करेगा, वो आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है, जो चार्ज्ड tRNA है। पी साइट की अगर मैं बात करूँ तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पेप्टिडाइल tRNA बाइंडिंग साइट, पेप्टिडाइल tRNA बाइंडिंग साइट। मतलब कि यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्ट हो जाएगी बनना, ये अमाइनो एसिड यहाँ से टूटेगा tRNA से और यहाँ पे बाइंड होके चेन बनाना स्टार्ट कर देगा, और ये tRNA फिर दोबारा से टूट के दूसरे अमाइनो एसिड से बाइंड होकर दोबारा से चार्जिंग वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये जो ई साइट है, यहाँ पे ई साइट को बोलते हैं एग्जिट साइट। एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना, ठीक है, ये होता है। तो ये क्या है? हमारी डीएसिलेटेड tRNA एग्जिट साइट। यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है वो प्रेजेंट नहीं होंगे, यहाँ से एग्जिट करेगी हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन, ये स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज। सिंथेटेज मतलब सिंथेसिस कर रहा है, चार्जिंग कर रहा है ये, ठीक है। ये एंजाइम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं अमाइनो असाइल tRNA सिंथेसिस, जो क्या करते हैं? अमाइनो एसिड को किससे बाइंड कर देते हैं? tRNA से बाइंड करते हैं। इसलिए इनको हम लाइगेज भी बोलते हैं, क्योंकि लाइगेज का मतलब क्या होता है? लाइगेट करना, है ना, बाइंड करना। तो ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं? अमाइनो असाइलेशन रिएक्शन करते हैं। कैसे होती है वो प्रोसेस? इसमें क्या होता है? एक अमाइनो एसिड होगा, वो कंबाइन होगा किसके साथ? स्पेसिफिक tRNA के साथ, ठीक है, और वो बाइंड किसके थ्रू होगा? अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम के साथ। तो इसके लिए एनर्जी चाहिएगी, जो कौन देगा? ATP देगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? अमाइनो एसिड प्लस ATP, और वो यहाँ पे एंजाइम कौन सा एक्ट करता है? अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम एक्ट करेगा, और क्या बना देगा प्रोडक्ट? अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज जो है वो किससे बाइंड हो जाएगा? AMP से बाइंड हो जाएगा, और यहाँ पे जो पायरोफॉस्फेट है वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। ये तो रिलीज हो जाएगी ATP से, जब पायरोफॉस्फेट रिलीज होगी तो वो AMP पे, क्योंकि ट्राइफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट रिलीज होगी तो क्या हो गया? मोनो बच गई, तो यहाँ पे AMP बच गई, और वो किससे बाइंड होगी? यहाँ पे एंजाइम से। तो यहाँ पे उसके बाद क्या स्टेप आता है? जो यहाँ पे अमाइनो असाइल AMP है वो फर्दर यहाँ पे किससे बाइंड हो जाती है? tRNA से। यहाँ पे अमीनो असाइल AMP का मतलब है कि यहाँ पे हमारा क्या है? अमीनो एसिड भी बाइंड है, हमारा AMP भी बाइंड है, और हमारा एंजाइम भी बाइंड है। ये तीनों को यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में tRNA से बाइंड होते हैं। ये दोबारा से अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज की प्रेजेंस में होता है, जिसमें बाद में प्रोडक्ट क्या बनेगा? अमीनो असाइल tRNA हमारा बच जाएगा, और हमारा AMP यहाँ पे निकल जाएगा, मतलब AMP बाहर निकल जाएगा, और एंजाइम भी हमारा हट जाएगा यहाँ पे, और हमारा अमाइनो एसिड किससे बाइंड हो जाएगा? tRNA से बाइंड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA, एंड दिस इज द रोल ऑफ अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेसिस। अब हमें जैसे पता है कि 20 अमाइनो एसिड होते हैं, तो 20 ही ये एंजाइम होते हैं। एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होगा, और जो ये सिंथेटेज एंजाइम है ये tRNA को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? उसके एंटीकोडोन लूप से और एक्सेप्टर आर्म से उसको क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे, और उससे बाइंड होंगे। और ये क्या करते हैं? ये जो एंजाइम होते हैं ये अमाइनो एसिड को जो फ्री टू कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे या थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उससे बाइंड करते हैं अमाइनो एसिड को, और ATP का यूज़ करते हैं बाइंड करने के लिए, ठीक है। इस बेस पे इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। किसको? अमीनो असाइल tRNA को, जो 20 टाइप्स के होते हैं। क्लास 1 में और क्लास 2 में बाइंड किया गया है। क्लास जो 1 होती है वो तो क्या करती है? वो अमाइनो एसिड को सेकंड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एडेनिन पे, उससे बाइंड करती है अमाइनो एसिड पे, और ये ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट होगा? tRNA पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और क्लास जो सेकंड होती है ये एक्सेप्टर आर्म पे बाइंड करेंगे,
एक्सेप्टर आर्म पे बाइंड करेगा। एक्सेप्टर आर्म पे यहाँ पे क्या होगा, सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उससे ये अमाइनो एसिड को बाइंड कर देगा। जो क्लास सेकंड होती है अमाइनो सेल टीआरएनए सिंथेटेज की, वो अमाइनो एसिड को थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है किसकी, एक्सेप्टर आर्म ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए के एक्सेप्टर आर्म पे जो थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उससे बॉन्डिंग करवाएगा इनकमिंग अमाइनो एसिड की। ठीक है, तो इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब हम बात करें ट्रांसलेशन प्रोसेस में स्टेप्स की, तो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, इनिशिएशन होती है, इलोंगेशन और चेन फॉर्मेशन और फिर टर्मिनेशन, मतलब कि पॉलीपेप्टाइड की जो राइबोसोम जो है वो रन कर रहा है और वो रन करते करते एमआरएनए पे रन कर रहा है और करते करते वो टर्मिनेशन कोडोन पे आ जाता है, यूएए पे आ जाता है। टर्मिनेशन कोडोन पे जैसे ही वो आएगा वहीं पे पॉलीपेप्टाइड चेन की जो सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगी और क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन कंप्लीट बनके तैयार हो जाएगी। तो समझते हैं ईच वन स्टेप को कि भाई क्या होता है पर्टिकुलर स्टेप में। सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशिएशन की, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इनिशिएशन की बात करते हैं। इनिशिएशन है तो भाई कुछ इनिशिएशन फैक्टर होंगे, क्या होंगे, इनिशिएशन फैक्टर। आई स्टैंड फॉर इनिशिएशन, एफ स्टैंड फॉर फैक्टर। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स में अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर होते हैं IF3, IF2 और होता है IF1। इनिशिएशन फैक्टर 3, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 1। अगर यूकैरियोट्स की मैं बात करूं, यूकैरियोट्स के इनिशिएशन फैक्टर को E फॉर इन यूकैरियोट्स, I फॉर इनिशिएशन, F फॉर फैक्टर। यूकैरियोट्स के इनिशिएशन फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो क्या होते हैं वो, EI9 होते हैं, 9 होते हैं, EIF फर्स्ट, EIF2, EIF3, EIF4A, EIF4B, EIF4D, 4A, 4B, 4D। 4D के बाद क्या आता है, EIF5, EIF6। ये होते हैं हमारे टोटल 9 इनिशिएशन फैक्टर यूकैरियोट्स में। तो ये तो होगी फैक्टर की बात। अब देखते हैं कि इनिशिएशन होता कैसे है। जो एमआरएनए होता है वो अटैच कर लेता है खुद को, किससे, स्मॉलर सब यूनिट से। जो स्मॉल सब यूनिट होगी उससे वो एमआरएनए अटैच कर लेगा। अब मैं जैसे कि यहाँ पे बोल रही हूँ कि जो स्मॉल सब यूनिट है उससे बाइंड करेगा एमआरएनए। ठीक है, अब देखो जो मैंने बात की थी कि जो स्मॉल सब यूनिट है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में रन करती है, तो हमारे यहाँ पे एमआरएनए जो है वो कहाँ कैसे रन करेगा, वो रन करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रन करेगा। ठीक है, अब जो हमें पता है कि अगर प्रोकैरियोट्स की मैं बात करूँ तो प्रोकैरियोट्स में स्मॉल सब यूनिट होती है 30S राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, यही होती है। यूकैरियोट्स की मैं बात करूँ तो होती है हमारी 40S राइबोसोमल आरएनए। तो 30 की भी सब यूनिट होती है 16S राइबोसोमल आरएनए और 40 की सब यूनिट होती है हमारी क्या, 18S राइबोसोमल आरएनए, है ना। तो जो ये एमआरएनए होगा वो या तो 16S राइबोसोमल आरएनए से बाइंड करेगा या 18S राइबोसोमल आरएनए से बाइंड करेगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन प्रोकैरियोट्स में हो रहा है या यूकैरियोट्स में हो रहा है। तो इसमें भी फिर हमारे डिफरेंट इनिशिएशन फैक्टर चाहिए होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोकैरियोट्स के केस में, अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा हमारा IF3, या फिर अगर यूकैरियोट्स की मैं बात करूँ तो हमारा क्या चाहिए होगा, EIF2। ये क्या करेंगे, ये बाइंड करेंगे स्मॉल सब यूनिट से एमआरएनए को। ठीक है, और क्या हो जाएगा, जो इनिशिएशन कोडोन होगा AUG और GUG वो कहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा, GUG बेसिकली किस में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, अदरवाइज कॉमन क्या है हमारा, AUG इनिशिएशन कोडोन है ना। तो ये जो इनिशिएशन कोडोन है ये किस पे लाई करेंगे, पी साइट पे। पी साइट क्या है, पेप्टिडाइल साइट, उस पे लाई करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये रिजल्ट क्या होगा, इनिशिएशन फैक्टर्स EIF2 का प्लस स्मॉल सब यूनिट का, स्मॉल सब यूनिट किसकी, राइबोसोम की, है ना, प्लस यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। तो और यहाँ पे पी साइट रोल प्ले कर रही है, ये सब रोल प्ले कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या होगा, 40S mRNA कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा इस प्रोसेस से। तब जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, सबसे पहले फॉर्म होगा 40S mRNA, क्योंकि स्मॉल सब यूनिट से ही mRNA बाइंड होगा। जब ये फॉर्म हो जाएगा तो पी साइट अट्रैक्ट करेगी किसको, मिथाइलिन टीआरएनए को, जो मिथाइलिन को कोड करेगा, मिथाइल ग्रुप को जो कोड करेगा। क्या होता है यहाँ पे वो अट्रैक्ट हमारा टीआरएनए, मिथ टीआरएनए को ही क्यों यहाँ पे क्या वो अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये हमारा इनिशिएट करने वाला अमाइनो एसिड होता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करता है कौन, मिथेनाइन अमाइनो एसिड। ये सब में सेम होता है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ई कोलाई और यू बैक्टीरिया की बात करें तो फर्स्ट अमाइनो एसिड जो सिंथेसाइज होता है वो होता है एन फोर्माइल मिथेनाइन। ठीक है, और यूकैरियोट और आर्किया की बात करें तो वो भी यूज़ करते हैं किसको, मिथेनाइन को। बट जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मुलेटेड हो, वो अनफॉर्मुलेटेड मतलब
को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मुलेटेड बस यूकैरियोट्स में चाहिए, नॉन फॉर्मुलेटेड यूकैरियोट्स और आर्की बैक्टीरिया में चलता है, ठीक है। वो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है। तो क्या होता है जो यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ इस प्रोसेस को करने के लिए, तो EIF2 इनिशिएशन फैक्टर चाहिए होता है यूकैरियोट्स के केस में, और IF3 चाहिए होता है प्रोकैरियोट्स के केस में, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है 40S mRNA, और ये जो tRNA है ये यहाँ पे चार्ज किससे हो रखा होगा, मीथ से चार्ज हो रखा होगा, इसलिए हम इसको लिखते हैं tRNA और मिथेनिन, ठीक है। तो जो फिर इस प्रोसेस के बाद क्या होगा, लार्जर सबयूनिट आके बाइंड होगी। अब लार्जर सबयूनिट किससे बाइंड होगी, 40S mRNA और जो ये tRNA, चार्ज tRNA का जो ये कॉम्प्लेक्स है, इससे आके यहाँ हमारी क्या हो जाएगी, ये तो हमारी क्या थी 40S, ये अब हमारी 80S यहाँ पे बाइंड हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि लार्ज सबयूनिट बाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर क्या चाहिए, EIF फर्स्ट चाहिए एंड EIF 4A B एंड C चाहिए इस लार्ज सबयूनिट को बाइंड करने के लिए यूकैरियोट्स के केस में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स को क्या चाहिए, IF फर्स्ट प्लस मैग्नीशियम आयन चाहिए लार्ज सबयूनिट को बाइंड करने के लिए। और यहाँ पे इस केस में जब 80S सबयूनिट, सॉरी यहाँ पे 80S सबयूनिट नहीं आएगी, 60S सबयूनिट आएगी, क्योंकि 80S तो टोटल हो गया और टोटल ये हमारा 80S बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये लार्ज सबयूनिट बाइंड हो जाती है स्मॉल सबयूनिट से और कंप्लीट राइबोसोम बन जाता है, यहाँ पे mRNA अटैच होता है और हमारा tRNA भी यहाँ पे चार्ज फॉर्म में अटैच होता है हमारा P साइड से, तो यहाँ पे हमारी A साइड जो है वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। और फिर सेकंड कोडोन जो होता है mRNA का, वो यहाँ पे एंटी कोडोन के साथ, ये क्या होता है कोडोन mRNA, और जो हमारा ये हमारा राइबोसोम होता है एंटी कोडोन, तो एंटी कोडोन से नेक्स्ट कोडोन आके यहाँ पे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और ये जो mRNA इस डायरेक्शन में मूव करती रहती है। पे जो tRNA होता है हमारा, tRNA को फंक्शन करने के लिए एनर्जी किससे चाहिए होती है, GTP से लेता है वो एनर्जी, ठीक है। अब हम अगर बात करें, अब मैंने बोला कि यहाँ पे हमारी लार्ज सबयूनिट स्मॉल सबयूनिट होगी, ये हो गया हमारा mRNA, ये कोडोन था जो आगे चला गया, जिसकी एंटी कोडोन से बाइंडिंग होके इन्फॉर्मेशन इसने दे दी है। अब नेक्स्ट कोडोन यहाँ पे आता है, ठीक है, नेक्स्ट कोडोन यहाँ पे आता है जो एंटी कोडोन से यहाँ पे बेस पेयरिंग करता है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में होमोलोगस बोल दिया था बाय मिस्टेक, तो ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू यहाँ पे क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलोंगेशन की प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर चाहिए होता है EIF फर्स्ट यूकैरियोट्स के केस में, और EF2 एंड EFTS किसके केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में, TU एंड TS, ठीक है, ये किस में, प्रोकैरियोट्स के केस में। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो भाई हमारे ये है तो हमारे अमाइनो एसिड ना, तो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो वाटर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा अमाइड ग्रुप होगा अमाइनो एसिड का CONH और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा उसके बीच में यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे, और ये हमारी क्या होती है, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है, 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पे होगा हमारा इनिशिएशन कोडोन, ये होगी हमारी पेप्टिडाइल, और यहाँ पे हमारे डिफरेंट फैक्टर होंगे, और ये फिर हमारी होगी, तो यहाँ पे होगी हमारी A साइट, ठीक है, ये होगी हमारी P साइट। यहाँ पे हमारा वो अटैच है tRNA जिससे मिथाइलिन ग्रुप अटैच है। तो अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होने की, जो मैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होने की बात कर रही हूँ, उसकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अब आप इस बात से कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है, क्योंकि जो बाइंडिंग होगी वो इस तरह से होगी कि यहाँ पे 3 प्राइम होगा, यहाँ पे 5 प्राइम होगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि सेम दोनों हो, ठीक है। तो क्योंकि ये एंटी कोडोन है और ये हमारा कोडोन है। अब हम अगर बात करें यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, तो जो P हमारी है पेप्टिडाइल साइट है राइबोसोम की, उसमें जो क्या प्रेजेंट है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसके बीच में, और अमाइनो ग्रुप किस में है हमारा, अमाइनो ग्रुप हमारा A साइट पे, क्योंकि A साइट पे हमारा क्या आ रहा है अमाइनो ग्रुप, क्योंकि इलोंगेशन प्रोसेस हो रही है, तो उन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए होगा, और उस एंजाइम को बोला जाता है यहाँ पे पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, क्योंकि पेप्टाइल को ट्रांसफर कर रहा है पेप्टाइड को, ठीक है, या फिर पेप्टिडाइल सिंथेटेज भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन है tRNA के बीच में एंड अमाइनो एसिड के बीच में, अमाइनो एसिड किसका, जो P साइट पे है, एंड A साइट tRNA का, ये क्या बियर करते हैं, डाइपेप्टिडाइल, और जो फ्री tRNA होता है P साइट का वो एग्जिट साइड से हमारा निकल जाता है। और तो यहाँ पे निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए और मूवमेंट करने के लिए भी ट्रांसलोकेट फैक्टर्स चाहिए होते हैं और ट्रांसलोकेज चाहिए होते हैं, EF2 यूकैरियोट्स के केस में, और EFG किस में, प्रोकैरियोट्स के केस में, और यहाँ पे GTP चाहिए होती है। और जो राइबोसोम की यहाँ पे मूवमेंट हो रही है वो किसके रिलेशन में होती है, mRNA के। mRNA जैसे जैसे मूव करता जाएगा बाय ईच विद कोडोन या फिर विद
जैसे जैसे हमारा कोडोन हमारा यूज़ होता जाएगा वैसे वैसे एक कोडोन वो स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करता जाएगा, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा राइबोसोम भी क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो राइबोसोम होगा वो क्या कर देगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन कर देगा। और वो तब तक करेगा जब तक वो mRNA पे किसको रीड ना कर दे, UAA को रीड ना कर दे, टर्मिनेशन कोडोन को वो रीड ना कर दे। तो अब आ जाता है हमारा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कब होगा, जब UAA को बोलते हैं ओक्रे, UAG को बोलते हैं एम्ब्रिल और UGA को बोलते हैं ओपाल। ये क्या है, हमारे टर्मिनेशन कोडोन। ये टर्मिनेशन कोडोन जब ए साइट पे पहुंच जाएंगे, राइबोसोम की जो ए साइट है, तभी हमारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाएगी। फिर ये किसी भी चार्ज्ड टीआरएनए को जो क्या कंसिस्ट कर रहा है अमाइनो एसिड, उसको ये अट्रैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर आएंगे ERF1 यूकैरियोट के केस में। RF1 तो किसके लिए होगा, UAG एंड UAA स्टॉप कोडॉन के लिए होगा, और RF2 होगा UAA एंड UGA के लिए प्रोकैरियोट्स में, ये प्रोकैरियोट्स में होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे जब रिलीजिंग फैक्टर्स एक्ट करेंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाएगी और mRNA एंड राइबोसोम सेपरेट हो जाएंगे, और जो दो सब यूनिट है राइबोसोम की वो भी एक दूसरे से डिसोसिएशन फैक्टर की हेल्प से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, अगर फॉर्मुलेटेड हमारा मिथेनाइन प्रेजेंट है, जो कि हमारा सबसे पहले जुड़ने वाला अमाइनो एसिड है, अगर ये फॉर्मुलेटेड मिथेनाइन है तो क्या करना पड़ेगा, प्रोकैरियोट्स में और जो भी अदर ऑर्गेनल्स हैं जैसे साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, उनमें यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करेगा डीफॉर्मिलेज क्या करेगा, डीफॉर्मुलेट कर देगा मिथेनिन को। ठीक है, इससे या फिर इसको कंप्लीटली एंजाइम एक्सोपेप्टाइडेज चेन से रिमूव कर देगा। अगर डीफॉर्मुलेट ना हो पाए तो इस मिथेनिन को ही रिमूव कर दिया जाएगा। और जैसे ही लार्जर ग्रुप में आएगी, राइबोसोम की सब यूनिट के लार्जर ग्रुप में आएगी पॉलीपेप्टाइड, एग्जिट होके ये अल्फा हेलिक्स जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, वो फॉर्म कर लेगी, जो बाद में फर्दर कोइलिंग करेगी, टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी। और अगर 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड हैं तो एक दूसरे के साथ बीटा प्लेटेड सीट के साथ वो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी, टर्शरी क्वार्टरनी स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगी। तो ये सब मॉडिफिकेशन होती है हमारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज हो जाती है। तो ये पूरा डायग्राम शो कर रखा है कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होती है प्रोकैरियोट्स में। सबसे पहले हमारा यहाँ आके अटैच होता है किससे, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट से, या तो 18S से या फिर 16S से बाउंड होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है फिर हमारा सबसे पहले अमाइनो एसिड आता है F मिथेनिन, है ना, फॉर्मुलेटेड मिथेनिन, वो हमारा TRN से बाइंड होता है, उसको चार्ज करता है और वो हमारा आके यहाँ पे P साइड से बाइंड हो जाता है। ठीक है, फिर P साइड से बाइंड होने के बाद यहाँ पे हमारा जब कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें चार्ज हमारा TRNA है और हमारी स्मॉल सब यूनिट बाइंड है, RNA बाइंड है, उसके बाद हमारी लार्ज सब यूनिट यहाँ पे आती है और वो बाइंड हो जाती है। उसके बाद जो ये यहाँ पे मूव कर जाता है ए साइट पे हमारा अमाइनो एसिड। ए साइट में मूव करने के बाद फिर नेक्स्ट कोडोन को रीड करता है राइबोसोम, जिसकी वजह से दोबारा से चार्ज हमारा क्या आता है यहाँ पे हमारा TRNA आता है। और जब चार्ज TRNA आता है तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है हमारा जो ए साइट पे अमाइनो एसिड है और जो हमारा पी साइट पे अमाइनो एसिड है। ठीक है, फिर जब वो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो उस पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्म होने के बाद क्या होता है यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज और पेप्टाइडाइल सिंथेटेज का रोल होगा, और उसके बाद हमारे यहाँ पे आएगा हमारी चेन इलोंगेट करती रहेगी। फिर उसके बाद हमारा टर्मिनेशन कोडोन जब पहुँच जाएगा, जैसे यहाँ पे हमारा टर्मिनेशन कोडोन पहुँच गया है, तो हमारी जो चेन है वो एग्जिट कर जाएगी ई साइड से। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। यहाँ पे डिफरेंट हमारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के केस में। होप गाइज यू डू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक देन प्लीज थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।